नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है संविधान डिटेल सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 27वीं क्लास यहां पर कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में संविधान की हमने भाषा से संबंधित जो उपबंध थे उनके बारे में बात करी। भारतीय संविधान में जो आपका आर्टिकल 343 है 351 तक है, उन सब आर्टिकल्स को डिटेल में देखा, किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है, मान्यता प्राप्त भाषाओं को देखा, सारी डिटेल लास्ट वीडियो में कवर करी। आज के वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका आपातकालीन उपबंध, इनको हम यहां पर कवर करने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं, भारत के संविधान में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी से रिलेटेड यहां पर आर्टिकल्स हैं। एक एक आर्टिकल को एक एक इमरजेंसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस इमरजेंसी को किस तरीके से लगाया जा सकता है, किस पर मंत्रिमंडल की सलाह की आवश्यकता है, किस पर लिखित सलाह की आवश्यकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में बनते हैं, तो बिल्कुल टू द पॉइंट करेंगे और एक एक पॉइंट को, एक एक छोटे से छोटे फैक्ट को समझते हुए चलेंगे। क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन थोड़े डीप पूछे जाते हैं कि कौन से वाले आपातकाल में 1 महीने के अंदर अनुमोदन होना चाहिए, किस आपातकाल में 2 महीने में संसद का अनुमोदन होना चाहिए, साधारण बहुमत हो या विशेष बहुमत हो, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, 358 359 में क्या अंतर है, वो सारी चीजें आपकी आज के वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। संविधान के अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन्हें प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपातकालीन प्रावधानों की बात करें, भारतीय संविधान में भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित किए गए हैं। तो हमारे संविधान में आपातकाल से जुड़ा हुआ कौन सा भाग है? आप कहेंगे भाग 18। आर्टिकल कौन कौन से हैं? 352 से लेकर 360। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, और आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रस्ताव हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आपने कई बार देखा होगा, इमरजेंसी से जुड़े हुए प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? कई बार 1935 का अधिनियम दिखाता है, कई बार जर्मनी का दिखाता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें। देखिए, जर्मनी के संविधान से हमने लिया है कि इमरजेंसी के दौरान जो मूल अधिकार हैं उनको स्थगित करने से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, उनको कैसे स्थगित कर सकते हैं, वो सारी बातें हमने यहां से ली हैं, जर्मनी के संविधान से, मौलिक अधिकारों को लेकर के। और इमरजेंसी के दौरान जो शासन चलेगा, प्रशासन चलेगा, क्या क्या व्यवस्था होगी, वो सब चीजें हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। ठीक है। आपात उपबंधों के वर्गीकरण की बात करें तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है। कितनी प्रकार की इमरजेंसी हमारे संविधान में उल्लेखित हैं? 3 प्रकार की। पहली है राष्ट्रीय आपात, जो आर्टिकल 352 में है। इसके बाद है आपका राष्ट्रपति शासन, जो 356 में है, और फिर आता है वित्तीय आपात, जो 360 में है। राष्ट्रीय आपात की बात करें, यह युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू किया जाता है। और राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में है? 352 में है। इसी राष्ट्रीय आपात को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, लेकिन संविधान में इसके लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया गया है। यानी आर्टिकल 352 में क्या लिखा गया है? आपातकाल की घोषणा, और इसी को जनरली राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। अभी सिर्फ बेसिक आइडिया, इसके बाद एक एक जो आपातकाल है उसको डिटेल में समझेंगे, कब लागू होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है। तो 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय आपात, उसके बारे में हमने जाना। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, यह आपके आर्टिकल 356 में बताया गया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। यानी राज्यों में अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि अब सरकार वहां पर गठित नहीं की जा सकती, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं इसी आर्टिकल के तहत। इसके अन्य नाम, इसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं और इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। ठीक है। हालांकि संविधान में इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में लिखा गया है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर क्या क्या उपबंध होंगे, वो इस आर्टिकल में बताए गए हैं। इसी को जनरल भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, इसी को राज्य आपातकाल कहते हैं और इसी को संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं।
तीसरा जो आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल, जो आर्टिकल 360 में बताया गया है। भारत के वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल, यानी अगर राष्ट्रपति को लगे, सरकार को लगे कि भारत में एक वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, पैसे का संकट उत्पन्न हो गया है, तो 360 के तहत एक इमरजेंसी लगाई जाएगी और उसी को कहा जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल। अब एक एक इमरजेंसी के बारे में डिटेल में समझेंगे ताकि आपके छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी क्लियर यहां पर हो जाए। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं, जो आर्टिकल 352 में बताई गई है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि 352 जब आप लागू करेंगे तो पूरे देश में ही लागू करना पड़ेगा। चाहे तो पूरे देश में कर लीजिए, चाहे तो किसी एक विशेष क्षेत्र में कर सकते हैं, किसी एक भाग में कर सकते हैं। यह प्रावधान 42वें संशोधन 1976 के तहत किया गया था। तो एक छोटा सा पॉइंट है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि क्या 352 के तहत आपातकाल देश के किसी एक भाग में लागू किया जा सकता है या संपूर्ण देश में होगा? आप कहेंगे दोनों स्थिति यहां पर पॉसिबल है और किसी एक भाग में कर सकते हैं। यह प्रावधान कब हुआ? 42वें संशोधन के तहत 1976 में। ठीक है, घोषणा के आधार क्या होते हैं? अगर आपको आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो घोषणा के आधार क्या होंगे? 3 आधार होते हैं जिनके आधार पर 352 लागू हो सकता है। पहला आधार है युद्ध। भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में अगर लग गया, युद्ध में भारत को जाना पड़ा तो 352 लगा सकते हैं। दूसरा, बाह्य आक्रमण, यानी भारत पर अगर कोई देश आक्रमण कर दे तो भी भारत में 352 लगाया जा सकता है। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, यानी भारत में अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो भी 352 लगा सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताते हुए भी चलता हूं क्वेश्चन का पैटर्न के बारे में। क्वेश्चन आता है, इनमें से क्या राष्ट्रीय आपात लगाने का आधार हो सकता है या नहीं हो सकता? 3 ही आधार है, या तो युद्ध हो, या तो बाहरी आक्रमण हो, या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, ये 3 आधार होते हैं। इन 3 में से जब इन 2 के तहत इमरजेंसी लगती है, 352 लगता है, उसे कहा जाता है बाहरी आपातकाल। और जब इसके तहत इमरजेंसी लगती है इसे कहा जाता है आंतरिक आपातकाल। तो एक आपको यह भी याद करना है, इस पॉइंट को याद करना, आगे इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो इन 2 के तहत जब लगेगा 352 तो क्या कही जाएगा? बाहरी आपातकाल। और जब इसके तहत लगेगा सशस्त्र विद्रोह के तहत तब कहा जाएगा आंतरिक आपातकाल। तो आधार आपके क्लियर हो गए। इन 3 के अलावा कोई आधार नहीं हो सकता इमरजेंसी लगाने का। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी शब्द का उल्लेख था। जो हमारा मूल संविधान था जो 1950 में लागू हुआ, उसमें यह सशस्त्र विद्रोह नहीं लिखा गया था। ये 2 तो थे, इसकी जगह पर आंतरिक अशांति लिखा गया था। अब आंतरिक अशांति को एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि किस प्रकार की अशांति, और इसी का फायदा 1975 में इंदिरा गांधी ने उठाया और देश में आंतरिक आपातकाल लगा। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में, तो यह माना गया कि यह जो आंतरिक अशांति शब्द है बहुत ही बड़ा व्यापक शब्द है, इसको आधार मानकर भविष्य में कभी भी कोई भी इमरजेंसी लगा सकता है। तो उन्होंने 44वें संशोधन के तहत 1978 में इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाया और इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। यानी अब आप अशांति के आधार पर नहीं हटा सकते, जब सशस्त्र विद्रोह होगा तो ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को भी आपने याद करना है कि हमारे संविधान में इमरजेंसी लगाने के 3 आधार हैं। जो ये वाला आधार है, पहले इसे आंतरिक अशांति में लिखा गया था, बाद में इसको हटाया गया और इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह को लिखा गया। और ये कब किया गया? 44वें संशोधन 1978 के तहत। अब इमरजेंसी आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लग सकती। बिल्कुल सिंपल भाषा में कवर करते हुए चलेंगे और टू द पॉइंट नोट्स हैं। एक एक पॉइंट आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि इमरजेंसी से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हो, नेशनल इमरजेंसी से जुड़ा हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर हो जाएंगे। चलिए, ये तो हमने करी घोषणा के आधार की बात। जब आपातकाल की घोषणा युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर होती है तो उसे बाह्य आपातकाल कहते हैं, जैसा हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था। और जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो तो उसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात।
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अब इसकी घोषणा कैसे होती है? आधार देख लिया, आर्टिकल देख लिया, अब घोषणा देखते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद ही करेगा। यानी केवल सलाह पर नहीं, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, सिर्फ लिखित सलाह, वो भी किसकी? मंत्रिमंडल की। यह प्रावधान भी 1978 में 44वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था, क्योंकि जो 75 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें पहले प्रधानमंत्री ने सलाह दे दी, बाद में मंत्रिमंडल से लिखवाया गया था, बाद में मंत्रिमंडल की सलाह ली गई थी। तो 78 में यह प्रावधान किया गया कि सिर्फ पीएम के कहने पर नहीं लगेगी या पीएम की सलाह पर नहीं लगेगी, मंत्रिमंडल की सलाह होगी, वो भी लिखित में होगी। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेशनल इमरजेंसी यानी 352 कैसे लागू होगा? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। और यह कब किया गया? 44वां संशोधन 1978। अगला है संसदीय अनुमोदन। अब उद्घोषणा हो गई है, उद्घोषणा होने के कितने समय बाद इसे संसद से पारित करना होगा? देखिए, संसद के दोनों सदनों के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर इसे अनुमोदित होना आवश्यक है। यानी जैसे ही राष्ट्रपति 352 के तहत इमरजेंसी घोषित करेंगे, 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर संसद से पारित हो जाना चाहिए। प्रारंभ में यह समय सीमा 2 महीने की थी, 44वें के तहत इसे 1 महीना कर दिया गया। इसको भी ध्यान रखेंगे। 44 वाला आर्टिकल जो संशोधन हुआ था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में 2 महीने की अवधि दी जाती थी, मूल संविधान में यह व्यवस्था करी गई थी। 44वें के तहत इसे 1 महीना कर दिया गया। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने के कितने महीने के भीतर उसे संसद से पारित होना होगा? 1 महीना सिर्फ। ठीक है। आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदन द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। यानी जितने सदन के सदस्य हैं और जितने उस समय वहां पर उपस्थित हैं और जितने वोट देने वाले हैं, उनके भी 2/3 सदस्य यहां पर बहुमत चाहिए। सिंपल सी बात है कि 2/3 बहुमत होना चाहिए, विशेष बहुमत होना चाहिए। तो संसद में उद्घोषणा के 1 महीने बाद पारित होगा, और पारित कैसे होगा? विशेष बहुमत से होगा। इसे भी 44वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। पहले केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती थी और यह पारित हो जाता था। ठीक है, लेकिन 44वें के तहत 2/3 कर दिया गया। तो अब हमने पारित भी करवा दिया। एक बार संसद के द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने पर आपातकाल 6 महीने के लिए जारी रहेगा। 6 महीने की गणना दूसरे सदन द्वारा संकल्प पारित किए जाने की तिथि से होगी। यानी मान लीजिए राज्यसभा ने इसे 1 तारीख को पारित कर दिया, लोकसभा ने इसे 21 तारीख को पारित कर दिया, तो 21 तारीख से 6 महीने तक अब इमरजेंसी यहां पर लग गई। ठीक है। हर 6 महीने में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अब ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं। देखिए, इमरजेंसी संसद में आई, 1 महीने के भीतर आई, 2/3 बहुमत से पारित हो गई, और 2/3 बहुमत से पारित हो गई तो 6 महीने के लिए लागू हो गई। अब इसको संसद के द्वारा हर 6 महीने में बढ़ाना होगा। एक बार में केवल कितने के लिए बढ़ा सकते हैं आप? सिर्फ 6 महीने में। ऐसा नहीं कि आपने एक बार में ही 5 साल के लिए इमरजेंसी लगा दिया। तो एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? 6 महीना। और ऐसा कितनी बार कर सकते हैं? ऐसा कितनी भी बार कर सकते हैं, अनंत काल तक कर सकते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बार में कितने समय के लिए और ऐसा कितनी बार कर सकते हैं। तो एक बार में केवल 6 महीना, और ऐसा आप कितनी भी बार कर सकते हैं। ठीक है। 44वें संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपात में कुछ प्रावधान जोड़े गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ तो हमने ऊपर देख लिया कि इसके तहत क्या क्या चेंजेस किए गए थे, कुछ यहां पर हमने लिखे हैं, आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मूल संविधान में उल्लेखित आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से स्थापित कर दिया, यह हमने देख लिया। राष्ट्रपति कोई उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल द्वारा उसे लिखित रूप में भेजा न गया हो, इसे भी हमने ऊपर क्लियर किया। आपातकाल की उद्घोषणा सिर्फ 1 महीने तक संसद के अनुमोदन के बिना लागू रह सकती है। जैसे ऊपर हमने कहा था कि जब उद्घोषणा हो जाएगी, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, 1 महीने तक वो लागू रह सकती है। अगर संसद ने अनुमोदन कर दिया तो आगे कंटिन्यू होगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। तो वही बात है, संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक रह सकती है? 1 महीना। 38वें संशोधन 1975 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखी गई थी। 44वें संशोधन के तहत यह प्रावधान खत्म कर दिया। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आता है, क्या राष्ट्रीय आपातकाल की, राष्ट्रपति शासन की, या अगर कभी वित्तीय आपातकाल लगा
उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी इमरजेंसी खत्म होने के बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं कि इन्होंने इमरजेंसी गलत तरीके से लगाई या गलत इरादों से लगाई। तो इसके लिए एक संशोधन किया गया था इमरजेंसी के दौरान 1975 में 38वां, और इसमें कहा गया कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी को, ध्यान रखिएगा तीनों प्रकार की इमरजेंसी की बात हो रही है, केवल राष्ट्रीय आपात की नहीं, किसी भी इमरजेंसी को आप न्यायिक समीक्षा में नहीं ले जा सकते, यानी कोर्ट आप इनके खिलाफ नहीं जा सकते। बाद में 44वें संशोधन के तहत इस वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया। वर्तमान स्थिति यह है कि अगर इमरजेंसी लगती है उसकी न्यायिक समीक्षा संभव है। तो यह क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने इमरजेंसी लागू भी करवा दी, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। अब यह समाप्त कैसे होती है? राष्ट्रपति कभी भी ऐसी घोषणा को वापस ले सकता है। पहली कंडीशन तो यह है कि राष्ट्रपति खुद से घोषित कर दे कि अब से इमरजेंसी खत्म हो गई है, ठीक है। दूसरी कंडीशन यह है कि संसद के द्वारा अनुमोदन ना मिले। हमने लिखा ना ऊपर कि हर 6 महीने में संसद का अनुमोदन होना चाहिए। अगर नहीं मिला तो अपने आप खत्म हो जाएगी। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके घोषणा वापस ले सकती है। इस चीज को भी ध्यान रखना कि वापस लेने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, लगाने के लिए विशेष चाहिए, लेकिन वापस लेने के लिए साधारण चाहिए। तो राष्ट्रपति खुद से भी ले सकता है, लोकसभा भी ले सकती है। लोकसभा के प्रस्ताव पे मतलब राष्ट्रपति ही लेगा, और राष्ट्रपति खुद भी ले सकता है कि ऐसे प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं है, मैं ही खुद ले लूंगा। राष्ट्रपति ऐसा भी कह सकता है। और तीसरा, अनुमोदन ही ना मिले, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है, 3 कंडीशन है जब इमरजेंसी खत्म होगी। तो ये हमने समाप्त करवा दिया। अब नेशनल इमरजेंसी के प्रभाव क्या क्या होते हैं विधानमंडल पर, कार्यपालिका पर, लोकसभा विधानसभा के कार्यकालों पर, उनको देखते हैं। मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव होता है, 358 359 अब आपका क्लियर होगा। देखिए, आपात उद्घोषणा का प्रभाव। सबसे पहले कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपातकाल के समय राज्यों की कार्यपालिका केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। यानी जो राज्य सरकारें होती हैं अलग अलग राज्यों में, उन सब पर किसका कंट्रोल आ जाएगा? अब सीधा केंद्र सरकार का आ जाएगा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, विधानमंडल पर प्रभाव। अभी हम इनको जब आर्टिकल आगे देखेंगे, एक साथ सारे आर्टिकल्स को देखेंगे, तब आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में जब आर्टिकल्स के माध्यम से जानेंगे तब आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। विधानमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, ठीक है। यह परिवर्तन अध्यादेश जारी करने की शक्ति को लेकर भी होता है। इसका मतलब यह है कि संसद को अधिकार मिल गया राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का, और इसी के साथ राष्ट्रपति को अधिकार मिल गया राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का, ठीक है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्यों के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक रह सकते हैं। अब मान लीजिए इमरजेंसी लगी हुई थी, केंद्र सरकार ने राज्यों के विषयों पर कुछ कानून बना दिए। वो कानून हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जैसे इमरजेंसी खत्म होगी, उन कानूनों को 6 महीने बाद अपने आप ही खत्म कर दिया जाएगा, वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है अगर वहां की विधानसभा उसे दोबारा पारित कर दे या अपने राज्य में परमानेंट कर दे, वैसा संभव है। लेकिन अगर कोई कानून बनाया जाता है आपातकाल के दौरान राज्यों के विषयों पर, वो आपातकाल खत्म होने के 6 महीने तक ही लागू रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो विधानमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? केंद्र को अधिकार मिल जाता है राज्य सूची में कानून बनाने का, और यह कानून इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने तक रहता है, ठीक है। तुरंत खत्म नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला है वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपात के समय राष्ट्रपति संघ और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण से संबंधित उपबंधों में संशोधन कर सकता है। इसका मतलब क्या है? और इससे जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वो 354 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मान लीजिए इमरजेंसी लगी हुई है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो राजस्व का बंटवारा होता है उसको लेकर आर्टिकल 354 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि आप उस बंटवारे में चेंजेस कर सकते हैं। यानी किसी राज्य का जो बजट है या किसी राज्य को जो पैसा मिलता है उस राजस्व में से उसको कम भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति को मिल जाती हैं 354 के तहत। तो केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व के बंटवारे में जो संशोधन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी के दौरान, वो इसी आर्टिकल के तहत होता है 354, ठीक है। ऐसे संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक रहेंगे जिसमें आपातकाल समाप्त हुआ हो। अब मान लीजिए इमरजेंसी लगी,
राष्ट्रपति ने एक राज्य का जो बजट था उसे बिल्कुल ही कम कर दिया। अब ऐसा तो नहीं कि हमेशा के लिए वही सिस्टम रहेगा। जिस वित्तीय वर्ष में इमरजेंसी खत्म होगी उसी वित्तीय वर्ष तक वो संशोधन लागू रहेगा। उसके बाद फिर जैसी पहली स्थिति थी वो वापस आ जाएगी। तो जो कानून बनेंगे इमरजेंसी के दौरान वो इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने तक, और वित्त में जो चेंजेस होंगे वो उसी वित्तीय वर्ष तक रहेंगे जिस वित्तीय वर्ष में इमरजेंसी खत्म होगी। दोनों पॉइंट क्लियर हुए। चलिए अगला है लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। बेसिकली दोनों में एक ही बात है, उसको समझ लेते हैं, आपको अलग अलग नहीं समझना होगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल, इसके सामान्य कार्यकाल कितना होता है, इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद के द्वारा एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का कार्यकाल आप 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं एक बार में। और ऐसा कितनी बार कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप केवल 2 ही बार बढ़ाएंगे या 3 ही बार बढ़ाएंगे। जैसे इमरजेंसी थी कि 6-6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या था, सिर्फ एक बार में 6 महीना। ऐसे ही कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल हो या विधानसभाओं के कार्यकाल हो, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं और ऐसा कितनी भी बार कर सकते हैं। यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए जनवरी में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, ठीक है, 12 महीने के लिए बढ़ा दिया। अगले ही महीने फरवरी में इमरजेंसी खत्म हो गई, तो अब ऐसा नहीं है कि अगले साल पूरे 1 साल तक यहां पर 1 साल का जो कार्यकाल बढ़ाया था वो चलेगा। अब फरवरी से सिर्फ 6 महीने गिने जाएंगे। तो इमरजेंसी में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी खत्म हो गई तो 6 महीने से ज्यादा वो कार्यकाल नहीं होगा। इस चीज को भी ध्यान रखना। ऐसे ही जैसे मैंने कहा शुरुआत में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, कितने समय के लिए होता है, राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार में, एक बार में कितनी अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं, लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने बार के लिए बढ़ा सकते हैं, कितने अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं, वो सारी बातें। और अगर इमरजेंसी खत्म हो जाए तो क्या आपातकाल पूरे 1 साल के लिए ही रहेगा? नहीं, सिर्फ 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और यही चीज विधानसभाओं पर भी है। तो लोकसभा और विधानसभाओं के लिए सेम यही प्रोसीजर है, ठीक है। अगला है मूल अधिकारों पर प्रभाव, जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, एक चीज पहले तो यहीं पर क्लियर कर लीजिए, हमारे संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी हैं। 3 में से केवल एक इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, जिसका प्रभाव मौलिक अधिकारों पर पड़ता है। बाकी राष्ट्रपति शासन का हो या वित्तीय आपातकाल का हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता मौलिक अधिकारों पर, ठीक है। दूसरा, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह संविधान में 2 आर्टिकल्स दिए गए हैं। एक है आपका 358 और एक आर्टिकल 359। इन दोनों आर्टिकल में राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन किया गया है। क्या बताया गया है? बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि जब दोनों ही मौलिक अधिकार से हैं तो फिर एक ही में डाल देते, अलग अलग क्यों करा, दोनों में अंतर क्या है उसको देखिए। जो आर्टिकल 358 है, आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। आर्टिकल 19 में क्या था, मौलिक अधिकार वाले वीडियो में भी हमने देखा था, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, गुट बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, वो सारी चीजें किसमें हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। तो आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उनसे निलंबित, उनके निलंबित से संबंधित है। और आर्टिकल 359 अन्य मूल अधिकारों से, यानी 19 को छोड़कर अन्य जो मूल अधिकार हैं हमारे, उनसे संबंधित है, 20 और 21 को छोड़कर। 20 में कहा गया है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है, और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे संविधान में केवल 2 आर्टिकल ऐसे हैं, 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनको किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। एक है 20 और एक 21, ठीक है। जो आर्टिकल 358 है, 20 और 21 को छोड़कर और आर्टिकल 19 को छोड़कर बाकी जितने मौलिक अधिकार हैं उन सबका निलंबन यह वाला आर्टिकल करता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा, अभी हम जब इसको डिटेल में देखेंगे तब पूरा हो जाएगा। 358 केवल आर्टिकल 19 से है और 359 बाकी सभी मूल अधिकारों से है, केवल 20-21 को छोड़कर और इस वाले 19 को छोड़कर, क्योंकि इसके लिए 58 में व्यवस्था है। अब इसको समझते हैं डिटेल में। देखिए, 358 युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के समय आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त जो मूल अधिकार होते हैं उनको स्वतः ही निलंबित कर देता है। यह निलंबन अपने आप हो जाता है, इसके लिए कोई आदेश निकालने या विधेयक पारित करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, हमारे पास आर्टिकल 19 है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है।
जैसे ही देश में आर्टिकल 352 के तहत बाहरी आपातकाल लगता है, ध्यान रखना युद्ध और बाहरी आक्रमण लिखा है, यहां पर सिर्फ सशस्त्र विद्रोह नहीं लिखा है, तो सिर्फ इतना याद करेंगे, जब बाहरी आपातकाल लगेगा, जैसे ही उसके तहत 352 लगा, वैसे ही 358 अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और इसके तहत आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। इसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह चीज आपको क्लियर यहां पर हो गई होगी। 352 जब एक्टिवेट होगा, वो भी किस आधार पर? युद्ध और बाहरी आक्रमण, केवल बाहरी आपातकाल के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही 352 बाहरी आपात के आधार पर लागू होगा, 358 अपने आप एक्टिवेट होगा और आर्टिकल 19 में जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाएंगे। यही बात हमने यहां पर कही है कि जब अनुच्छेद 352 प्रभावी होता है तो अनुच्छेद 358 के उपबंध स्वतः ही लागू हो जाते हैं, अपने आप लागू हो जाते हैं। आपात की उद्घोषणा समाप्त होते ही आर्टिकल 19 पुनः जीवित हो जाता है, यानी जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी, आर्टिकल 19 दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, सबको अपने मौलिक अधिकार वापस मिल जाएंगे। अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध तथा बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में ही होगा, सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात में नहीं होगा। इसको हमने ऊपर क्लियर किया था, तो आपने ऐसे में याद नहीं अगर आपको रखना है कि युद्ध और बाहरी आक्रमण, ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बाहरी आपातकाल और आंतरिक आपातकाल। जब बाहरी आपातकाल लगेगा तब 19 निलंबित होगा, आंतरिक आपातकाल लगेगा तो यह निलंबित नहीं होगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कई बार एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि क्या आंतरिक आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 निलंबित किया जा सकता है? आपको बताना होता है कथन सही है या गलत है। तो ध्यान रखेंगे, आंतरिक आपात में निलंबित नहीं होता। ठीक है, यह था 358। 359 क्या कहता है? यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि संविधान के भाग 3 में जो उल्लेखित हैं सभी मूल अधिकार 20 और 21 को छोड़कर और 19 को छोड़कर उनको निलंबित कर सकता है। ठीक है, 359 में क्या बात कही गई है? सिंपल भाषा में अगर बात करें, जैसे ही 352 लगेगा बाहरी आपातकाल के दौरान, 19 तो अपने आप निलंबित हो जाएगा 358 के तहत। जो बाकी के मौलिक अधिकार हैं, आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, जो बाकी के अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गए, उन सबको निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को मिल जाएगी इस आर्टिकल के तहत। यानी वो खुद से निलंबित नहीं होंगे। अगर राष्ट्रपति चाहे आपातकाल के दौरान इस आर्टिकल का प्रयोग कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, केवल 20-21 को नहीं कर सकता और 19 को नहीं करेगा क्योंकि वो तो पहले ही हो गया। ठीक है, तो 59 में क्या है? राष्ट्रपति को शक्तियां मिल गई कि वो कर सकता है। बाकी के मूल अधिकार खुद से समाप्त नहीं होते, खुद से निलंबित नहीं होते। 359 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है और 19 वाला खुद ही हो जाता है 58 के तहत। अब आपके दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा, 358 क्या है और 359 क्या है। एक और चीज, यह 359 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, जैसा हमने देखा कि वो चाहे तो करें चाहे तो ना करें। यह बाहरी आपातकाल के दौरान भी है और आंतरिक के दौरान भी है, दोनों कंडीशन में राष्ट्रपति को शक्ति मिल जाती है। जैसे ही 352 लागू हुआ, 359 राष्ट्रपति को शक्ति दे देता है कि अब आप कर लीजिए, अगर आपको करने हैं स्थगित तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। तो किस में है? 359 में है। इस बात को क्लियर यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करी, उसके प्रभाव को देखा, उसके अनुमोदन को देखा, कौन सा बहुमत चाहिए, कितनी अवधि होती है, कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें देखी। अब तक देश में कितने राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं? देश में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। पहली बार नेशनल इमरजेंसी 26 अक्टूबर 1962 को लगी थी और यह जनवरी 1968 तक रही। केवल आपसे वर्ष पूछा जाता है लगने का, ज्यादा डिटेल में जाएगा तो डेट पूछ लेगा। फिर भी आप अवधि को भी याद करें, कब से कब तक रही। पहली वाली जो इमरजेंसी थी वो लगी थी 1962 से लेकर 1968 के बीच में। कारण था इस अवधि का, इस इमरजेंसी का, भारत चाइना युद्ध, जो इंडो चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उसकी वजह से लगी थी। आधार क्या बनाया गया था? हमने देखा था ना, 3 आधार हैं, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आधार बनाया गया था बाहरी आक्रमण। ठीक है, चाइना ने आक्रमण किया था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि घोषणा तो यही करेंगे। राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसके बाद दूसरा नेशनल इमरजेंसी लगा था 3 दिसंबर 1971 को। यह मार्च 77 तक रही। कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध और इसमें भी आधार क्या था? बाहरी आक्रमण। तो 2 इमरजेंसियां शुरुआत के किस आधार पर लगी थी? बाहरी आक्रमण के आधार पर। दूसरी आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। इस चीज को ध्यान रखेंगे।
एक और चीज ध्यान रखना, 1971 से पहले 1965 में भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस समय आपातकाल क्यों नहीं लगा? तो उसका जवाब आपको यहां पर दिखेगा। 62 से लेकर 68 तक पहले से ही बाहरी आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी लगी हुई थी, इसीलिए यहां पर कोई अलग से इमरजेंसी लागू नहीं की गई। ठीक है, दूसरी इमरजेंसी 3 दिसंबर को लागू हुई, यह भी बाहरी आक्रमण के आधार पर हुई थी। इसी बीच इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में तीसरा आपातकाल लागू कर दिया गया 25 जून 1975 को। इस समय ये वाली आपातकाल भी ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन यह बाहरी आपातकाल था। ये वाला आपातकाल आंतरिक आपातकाल था और दोनों को फिर एक साथ समाप्त किया गया मार्च 1977 में। ठीक है, जो तीसरी वाली इमरजेंसी थी इसे कारण माना गया आंतरिक अशांति के आधार पर, क्योंकि उस समय तो सशस्त्र विद्रोह था नहीं संविधान में लिखा हुआ, वो तो 78 में लिखा गया 44वें संशोधन के तहत। बात है 75 की। आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगा दी गई और ये थी आपकी आंतरिक इमरजेंसी। अब क्वेश्चन आता है, भारत में अब तक कितने आपातकाल लगे हैं? आप कहेंगे 3। कितने बाहरी आपातकाल लगे हैं? आप कहेंगे 2। कितने आंतरिक आपातकाल लगे हैं? आप कहेंगे 1। एक ही क्वेश्चन है। अब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपसे जो पूछे आप बता देंगे। तीसरे आपातकाल के समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। उम्मीद है अब आपका नेशनल इमरजेंसी वाला जो पोर्शन था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कब संसद पारित करेगी, कितने समय के लिए करेगी, मैक्सिमम अवधि कितनी है, सारी बातें। चलिए अब दूसरे आपातकाल की ओर चलते हैं। आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। यानी किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब है कि वह अब वहां पर सरकार नहीं बन पा रही है या वहां का शासन संविधान के तहत नहीं चल पा रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। जैसे नेशनल इमरजेंसी को लगाने के 3 आधार थे, वैसे ही राष्ट्रपति शासन को लगाने के 2 आधार हैं। उनको देख लेते हैं। पहला आधार है, यदि राष्ट्रपति आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और उसको यह आश्वस्त कब होगा? जब राज्यपाल अपनी रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो ये तो पहला केस है कि जब नहीं चल पाए और राज्यपाल सिफारिश कर दे कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए तो लग जाएगा। दूसरा केस इंपॉर्टेंट है, यदि कोई राज्य संघ की कार्यपालिका के द्वारा दिए गए किसी निर्देश के अनुपालन में असफल रहता है, यानी केंद्र सरकार ने कोई आदेश दिया, कोई निर्देश दिया और राज्य मानने से मना कर दे, उसको भी आधार बनाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 2 आधार हैं। ये वाला तो कॉमन है, राज्यपाल सिफारिश करते रहते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि अगर केंद्र का आदेश नहीं माना, किसी निर्देश का पालन नहीं किया, तो भी इसको भी बेस मानकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये था 356 और उसको लगाने का आधार। अब लगाने का आधार देख लिया, तो घोषणा कैसे होगी, अवधि क्या है उसको देखिए। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए। कितना फर्क है नेशनल इमरजेंसी से, हम कंपेयर करते हुए भी चलेंगे। राष्ट्रपति शासन की जब घोषणा होगी, 2 महीने का समय दिया गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको संसद से पारित करवाना है। नेशनल इमरजेंसी में क्या था, 1 महीना। और संसद से पारित कैसे कराना है, साधारण बहुमत से। वहां पर क्या था, 2/3 बहुमत। तो यही डिफरेंस है। ठीक है, और यही छोटी छोटी बातें आ जाती हैं पेपर में। दोनों सदन द्वारा स्वीकृत होने पर राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलेगा। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद 6-6 माह करके बढ़ा सकती है। यानी कि आपने अनुमोदन करवा दिया, अब 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन चलेगा। एक बार में 6 महीने के लिए आप दोबारा बढ़ा सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं। ऐसा करते करते केवल 3 साल से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। जैसे नेशनल वाली में क्या था, 6-6 महीने करके कितनी बार भी बढ़ा लो। इसमें भी 6-6 महीने ही बढ़ेगा, एक बार में 6 महीना ही बढ़ेगा, लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लग सकता है? अधिकतम 3 वर्ष तक लग सकता है। ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पेप्सू, यानी कि जिसे हम कहते हैं पंजाब एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये इसका पूरा नाम था, यानी कि आज का जो पंजाब है। सबसे पहले यहां पर 1951 में राष्ट्रपति शासन लगा था। क्वेश्चन आता है भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया? पंजाब में लगाया गया, 1951 में लगाया गया। और सबसे लंबे समय के लिए कहां लगाया गया? वो जम्मू कश्मीर में लगाया गया। ठीक है, तो हमने देखा राष्ट्रपति शासन। अब इसका क्या प्रभाव होता है? प्रभाव होता है देश का संघात्मक ढांचा एकात्मक बन जाता है।
यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन से पहले राज्यों की कुछ शक्तियां थी, केंद्र की कुछ शक्तियां थी। राष्ट्रपति शासन लगते ही केंद्र के हाथ में सारी शक्तियां आ जाती हैं, राष्ट्रपति का शासन लग जाता है, राज्यपाल वहां पे शासन करता है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर, और वो सिफारिशें किसकी मानेगा? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसकी। राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर राष्ट्रपति और उसके प्रतिनिधि का नियंत्रण हो जाता है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे। राज्य की विधानसभा निलंबित हो सकती है और संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, और या फिर राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। सेम वही प्रोविजन जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान था, ठीक है। वित्तीय शक्तियों का प्रयोग व आचरण संबंधी निर्देश संसद दे सकती है। सेम वही प्रोसेस है कि केंद्र सरकार ही राज्य को अब चलाएगी। इसकी समाप्ति कैसे होती है? इसकी समाप्ति होती है राष्ट्रपति स्वयं अपनी घोषणा कभी भी वापस ले ले। इसके लिए संसद की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे, मान लीजिए अभी लगाया राष्ट्रपति शासन 1 बजे लगाया, और राष्ट्रपति चाहे तो 1:05 पर वापस भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए संसद के पास कोई वो नहीं है, संसद की कोई आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। जो आर्टिकल 356 है, सबसे ज्यादा विवाद राज्यों और केंद्रों में इसी को लेकर होता है कि इसका दुरुपयोग किया जाता है। इसी को लेकर सरकारिया आयोग जो बना था, इसने कुछ सिफारिशें दी थी। यहां से क्वेश्चन सिर्फ ऐसे बनता है, यह सिफारिश किसने दी थी? कुछ सिफारिशें हैं, 3-4 सिफारिशें, उनको देख लेते हैं, फिर हम वित्तीय आपात की ओर चलेंगे। सरकारिया आयोग ने कहा था 356 का प्रयोग तभी किया जाए जब राज्य के पास अन्य विकल्प ना हो। सीधा क्वेश्चन देगा, यह सिफारिश किसने दी थी? आप कहेंगे सरकारिया आयोग। इस अनुच्छेद के तहत कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक इससे पूर्व राज्य को चेतावनी ना दी गई हो। यानी आप राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रहे हैं, आपको पहले राज्य को बताना होगा, उसको चेतावनी देनी होगी, तब जाके आप लगा सकते हैं। विधानसभा को तभी विघटित किया जाना चाहिए जब संसद के दोनों सदनों के अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर अपनी सहमति जता दी हो। ऐसी उद्घोषणा के आधार को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन अगर लगाया है तो क्यों लगाया है, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, 356 का प्रयोग राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर ही होना चाहिए। यह सिफारिश किसने करी थी? यह भी सरकारिया आयोग ने करी थी, ठीक है। कुछ सिफारिशें थी जो पूछी जा सकती हैं। 356 को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, 2 फेमस स्टेटमेंट हैं, उनको देखिए। पहला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 साल के लिए रह सकता है। ऊपर डिटेल में समझा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी थी। अंबेडकर ने कहा था कि जो आर्टिकल 356 है, यह संविधान में एक मृत पत्र की तरह पड़ा रहेगा और इसका प्रयोग तभी किया जाएगा जब कोई भी विकल्प शेष ना हो। यह बात उन्होंने पहले ही कह दी थी। तो 356 को मृत पत्र किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। हालांकि बाद में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा। के.एम. नाम्बियार, इन्होंने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ये किसने कहा? के.एम. नाम्बियार ने कहा, ठीक है। तो इन दोनों को आपने याद करना है जो फेमस स्टेटमेंट है। अब चलते हैं तीसरे आपातकाल की ओर, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगता है। संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में होने की स्थिति में राष्ट्रपति 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगता है? 360। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर होती है। ध्यान रखना, अभी हम जब कंपैरिजन करेंगे, सलाह दी है, लिखित सलाह नहीं है यहां पर, केवल सलाह, वो भी मंत्रिमंडल की। जब यह उद्घोषणा हो जाती है कि वित्तीय आपातकाल लगेगा, तब यह 2 माह तक प्रवर्तन में रह सकती है बिना संसद के अनुमोदन के। जैसे राष्ट्रपति शासन था, वो भी 2 महीने तक रहता था, 2 महीने का टाइम मिलता था संसद से पारित करवाने को। यही वित्तीय आपात में भी है कि अगर राष्ट्रपति ने वित्तीय आपात की घोषणा कर दी, 2 महीने का समय है, संसद से पारित करवाइए, ठीक है। संसद से पारित करवाने के लिए साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है, और एक बार संसद ने वित्तीय आपातकाल को अनुमोदित कर दिया, उसे पारित कर दिया, तो यह अनिश्चित काल तक लागू हो जाता है। यानी जब तक वापस नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है कि हर 6 महीने में पास करवाना पड़ेगा, 1 साल के लिए करवाना पड़ेगा, नहीं। जैसे ही अनुमोदन मिला, अनिश्चित काल के लिए लागू हो गया। वित्तीय आपातकाल की कोई निश्चित अवधि संविधान में वर्णित नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। इसकी उद्घोषणा जारी रहने की अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है संविधान में। तो इसको ऐसा नहीं है, जैसा मैंने कहा, हर 6 महीने में पारित करवाइए, एक बार करवा दिया, अब जब तक वापस नहीं होगा तब तक बना रहेगा। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव सिंपल है, वैसे ही है कि केंद्र के ही कहने पर राज्य के जो संसाधन है, धन है, उसका इस्तेमाल होगा।
केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय आचरण के बारे में निर्देश दिए जा सकते हैं, यानी कि पैसा कैसे खर्च करना है, कितना करना है, कहां ज्यादा करना है, वो केंद्र निर्देश करेगा। सिंपल सा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। राज्य के धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है, यह भी सही है। यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, किसी राज्य ने अपना धन विधेयक पारित कर दिया तो राष्ट्रपति के पास वो जाएगा और राष्ट्रपति उसे अपने पास रख सकता है। ठीक है, यह अधिकार वित्तीय आपातकाल के दौरान इनको प्राप्त है। राज्य और संघ के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भी कमी की जा सकती है। ये वाली लाइन यहां पर लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी? देखिए, जो ऊपर हमने इमरजेंसी को देखा उसमें हमने देखा कि जब लगती है तो सारे अधिकार केंद्र को मिल जाएंगे, सारी शक्तियां मिल जाएंगी, लेकिन हाईकोर्ट से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं वो केंद्र को नहीं मिलती हैं। लेकिन वित्तीय आपातकाल के दौरान इनकी भी वेतन कम करने की शक्ति केंद्र को मिल जाती है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल हमने कहा अनिश्चित काल के लिए लगता है। इसको खत्म कैसे किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय इसको खत्म करने की घोषणा की जा सकती है और इसके लिए भी संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन हो, वित्तीय आपातकाल हो, राष्ट्रपति कभी भी खत्म कर सकता है। ठीक है, भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार हुई है। राष्ट्रपति शासन होता रहता है, एवरेज हर साल 2 राज्यों में होता रहता है या 2 बार होता रहता है। तो वो सारे राज्य आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले कहां हुआ था? पेप्सू में हुआ था, 51 में हुआ था, बस वो पता होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल आज तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी तीनों इमरजेंसियां जिनको हमने डिटेल में जाना। अब इमरजेंसी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको देखेंगे और फिर एक क्विक रिवीजन करेंगे कंपैरिजन के माध्यम से, ताकि आपके जो बचे कुचे डाउट हैं उनको भी यहीं पर हम खत्म करते। देखिए, भाग 18 में है और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक हैं। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब वो किस आर्टिकल में कहे गए हैं उनको देखिए। 352 आपात की उद्घोषणा, यानी नेशनल इमरजेंसी की बात है। 352 में आपातकाल लागू होने का प्रभाव, आपातकाल जब लागू होगा उसके क्या क्या प्रभाव होंगे अलग अलग क्षेत्रों में, हमने देखे थे ना ऊपर, कार्यपालिका पर, विधायिका पे, सब पे। वो 353 के तहत है। ठीक है, 354 कहता है आपातकाल की घोषणा जारी राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधानों को लागू करना। जो हमने कहा था कि जब इमरजेंसी लागू होगी, केंद्र के मध्य में जो राजस्व बंटवारा होता है उसको संशोधित करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, इसी 354 में। 355 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। 355 में क्वेश्चन आता है कि किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि राज्यों की बाहरी युद्ध के समय या आक्रमण के समय केंद्र सरकार रक्षा करेगी? वो कहता है 355। 356 कहता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उपबंध, यानी राष्ट्रपति शासन। 357 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी अगर किसी राज्य में 356 लग गया, 356 यानी राष्ट्रपति शासन लग गया, उसके बाद जो वहां की विधायी शक्तियां होंगी उनका प्रयोग कैसे कैसे कर सकता है केंद्र, वो 357 में बताया गया है। फिर आता है 358 और 59, इनको तो हमने ऊपर डिटेल में भी देखा था। आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन किसमें है? 358। और 359 में क्या है? आपात के दौरान भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का निलंबन। किसके छोड़कर? 19, 20 और 21 को छोड़कर। 19 इसमें नहीं है क्योंकि वो 58 में है, और 20, 21 नहीं है क्योंकि इनको कभी भी निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है, और 60 में आपका वित्तीय आपातकाल आ जाता है। तो ये कुछ आर्टिकल थे, इनमें जो पूछे जाने वाले हैं 3 तो कॉमन है, 352, 356 और 360, ये पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी इमरजेंसी है। इसके अलावा 354 वाला और 355 वाला, इनको याद करेंगे, जिसमें राजस्व से संबंधित संशोधन है, और 355 में सुरक्षा, और फिर आपका 58 और 59 इनको याद करेंगे। 57 वाला या 53 वाला उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, कहीं पर 6 महीने हैं, कहीं पर 1 साल है, कहीं पर 3 साल है, कहीं पर अनिश्चित काल है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले आर्टिकल, राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में है? 352। राष्ट्रपति शासन किस में है? 356। वित्तीय आपात किस में है? 360। तो ये तो हमने तीनों का देख लिया आर्टिकल, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मंत्रिमंडल की सिफारिश, राष्ट्रीय आपात में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात में केवल मंत्रिमंडल की सलाह चाहिए। लिखित केवल किस में है? नेशनल इमरजेंसी में है। फिर आती है अवधि, इनका टाइम पीरियड कितना होता है? राष्ट्रीय आपात अनुमोदन से पहले 1 महीने तक रहेगा और 1 महीने के भीतर भीतर पारित करवाना होगा, फिर 6-6 महीने करके अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
राष्ट्रपति शासन की बात करें, अनुमोदन से पहले 2 महीने, अनुमोदन के बाद 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। और वित्तीय आपात की बात करें, अनुमोदन से पहले 2 महीने, अनुमोदन के बाद अवधि निश्चित नहीं है, यानी हमेशा तक के लिए बना रहेगा जब तक वापस ना लिया जाए। तो आपको एक जगह पर मिल गया कि ये 1 महीने का टाइम मिलता है, यहां पर 2 महीने का टाइम मिलता है। नेशनल इमरजेंसी को 6 महीने करके कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं, इसे 6 महीने करके केवल 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो आपकी बनी रहती है। ठीक है, फिर है अनुमोदन। पारित होंगे तो किस बहुमत से? राष्ट्रीय आपात को विशेष बहुमत चाहिए, बाकी दोनों को साधारण बहुमत चाहिए। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। राष्ट्रीय आपात मौलिक अधिकारों में निलंबित कर सकता है, केवल 20-21 को छोड़कर। बाकी इन दोनों आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समाप्ति कैसे होती है? राष्ट्रीय आपातकाल साधारण बहुमत से समाप्त हो जाता है, बाकी राष्ट्रपति शासन, वित्तीय शासन आपका राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। तो इन्हीं चीजों को, जिनको मैंने नीचे टू द पॉइंट्स में लिखा है, हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, डिटेल में उनको समझा। मैंने आपको उदाहरण के साथ सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया ताकि एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इमरजेंसी और जो विभिन्न प्रकार की इमरजेंसियां हैं उनके लगाने के तरीके, उद्घोषणा के बारे में, उनकी अवधि कितनी होती है, किस बहुमत से पारित होते हैं, क्या क्या उनके प्रभाव होते हैं, मौलिक अधिकारों में क्या प्रभाव छोड़ते हैं, उन सबको आज के वीडियो में यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।